हाँ, कॉलेज की मोहब्बत भी क्या अजीब होती है। किसी दिन किसी से हो जाती है, किसी दिन किसी से हो जाती है। और फिर कॉलेज की दुश्मनी भी कैसी होती है, किसी दिन किसी से दुश्मनी हो जाती है, फिर उससे सुलह हो जाती है, फिर किसी और से दुश्मनी हो जाती है। यार ये देखो, ये कॉलेज के जो चौंचले होते हैं ना, ये बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन ये तब बुरे हो जाते हैं जब इंसान इन्हें अपनी पक्की उम्र तक इस आदत को ले आता है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि क्या मसला है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का भी कुछ जो एक इंटरनेशनल बिहेवियर है वो कॉलेज के लड़के जैसा ही है। कभी किसी से प्यार, कभी किसी से मोहब्बत, कभी किसी से दुश्मन। नहीं नहीं भाई, ये बातें नहीं करनी। मुझे मेरे उस्ताद ने कहा था, बेटा सूरज के ज़्यादा नज़दीक ना जाना, पर जल जाएंगे। कौन दुश्मन, कौन दोस्त, कौन किसको जाने। हम तो कारोबारी लोग हैं भाई। हमें तो बचपन से एक चीज़ सिखाई है, हट्टी ते बह जा पुत्र, ना कोई दुश्मन ना कोई यार। तो हमारा तो ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। हम तो बस कारोबार की जगह पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर बैठकर काम करते हैं। लेकिन आप लोगों को ये समझ बूझ नहीं है नाजरीन। आप लोग आज भी कॉलेज के लड़के और लड़कियाँ बने हुए हैं। कभी किसी से दोस्ती, कभी किसी से दुश्मनी, बेवजह दोस्ती बेवजह दुश्मनी। ये काम हमारे अच्छे नहीं। ऐसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ, एक शख्स की तबीयत में जो है वो निखार भी और ठोसपना तब आता है जब वो बिला वजह की दुश्मनी और बिला वजह की मोहब्बत ना करे। ये बात मैं आप लोगों से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग रोज़ नया बयानिया तैयार करते हैं, रोज़ नया दुश्मन तैयार करते हैं, रोज़ नया दोस्त बनाते हैं। नाजरीन, आपको याद होगा जब हमारा मुल्क इस खित्ते में मौजूद है, मैंने एक छोटी सी बात कही थी। एक बात उस पर कायम हूँ आज तक। एक बात पे कायम मुकरा नहीं कभी टीवी एंकरों की तरह एक दिन कलाबाजी खा के उधर, एक दिन कलाबाजी, नेवर। मैंने आपको कहा था पाकिस्तान रजिया फंस गई गुंडों में। हमारे सारे पड़ोसी काम के नहीं। मैं आज आपको रिकॉर्ड पे कहता हूं, जितनों के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है कोई भी हमारा मुस्तकिल दोस्त नहीं है, सब मुफाद की खातिर हमारे दोस्त। एक पाकिस्तानी टीवी एंकर हूं, सीपेक के ऊपर पहाड़ टूटे, समुंदर की लहरें आके उससे टकराई, मैंने कहा यार सीपेक अगर मुल्क के लिए अच्छा है तो मैं उसको अच्छा बोलूँगा, अगर अच्छा नहीं होगा मैं बोलूँगा अच्छा नहीं समझ में आई, गवादर जाके दिखा दो, फिर बच्चू मान जाऊँगा। क्यों भाई वसीम भाई, जा रहे हो गवादर, भिजवा दूँ? डर क्यों रहे हो? कुछ नहीं कहेंगे वो लोग। यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान मौजूद हैं, जनाब फारूक अहमद साहब, पाकिस्तान लेदर गारमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं और हमारे प्रोग्राम में बारहा तशरीफ़ भी लाते हैं। इससे कबल कि मैं इनसे लेदर के शोबे के मुतालिक बात करूं, सबसे पहले तो मैं इनसे यही पूछना चाहूँगा कि सर कंसिस्टेंसी जो है ना ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पॉलिसी में हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी में हो, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी में हो। जब मुल्क के हालात जो हैं कशीदा हो जाते हैं तो आप लोगों का कारोबार भी मुतासिर होता है। ये रियलिटी है कि नहीं, ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अली भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आप मतवातर बुलाते जा रहे हैं और हम इंशाल्लाह एक कंटिन्यूसली एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेकंड, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की और हम इसी पे ही पिछले 2 प्रोग्राम्स में भी बात कर चुके हैं कि कंटिन्यूटी और सस्टेनेबिलिटी, ये दोनों किसी भी कारोबार हो, ज़िंदगी हो, मुल्क हो, हर चीज़ में ये 2 चीज़ें बहुत कलीदी रोल अदा करती हैं। क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ को कंटिन्यू और सस्टेनेबिलिटी नहीं उसमें लाएंगे, मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। अब ये वही वुज़रा हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ये वही वुज़रा हैं जो पहले कहते थे यार 40 लोग अफगानी हैं, हम खा रहे हैं, हम इनको 40 लाख को भी खिला देंगे। अब यही कह रहे हैं कि ये हमारे ऊपर बोझ हैं, एहसान फरामोश हैं। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा। मेरा शहर सियालकोट है, हो सकता है वहाँ के भी बहुत सारे वजीरों। खैर माजरत फारूक भाई जी, आप कुछ फरमा रहे थे। मैं आपको ये कह रहा हूँ, इंसान आपने ये बड़ी अच्छी अपनी ज़िंदगी में भी जो है वो कंसिस्टेंसी लाना जरूरी है। एग्जैक्टली, तो इसी पे हम बात कर रहे थे। तो आप जब तक ये कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे, नहीं होगी, कंटिन्यूटी नहीं होगी किसी भी चीज़ में, तो हम तरक्की नहीं कर सकते। बिजनेस, हमारा बिजनेस क्यों ख़त्म होता जा रहा है? जैसे लास्ट टाइम ही मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कि हम बिजनेसमैन जहाद कर रहे हैं। तो जहाद क्यों कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में कोई पॉलिसी नहीं है, कोई किसी चीज़ की देर पा कोई पॉलिसी बनती नहीं, बनती है पेपरों में, लेकिन उसकी फिर अगेन कि कंटिन्यूटी नहीं है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है, तो वो ख़त्म हो जाती है।
और बिजनेस आपका वो शेर मरवत साहब कुछ कहते हैं कि बढ़ जाता है। तो ये बिजनेस का भी मसला यही है कि अच्छा, यहाँ पर देखें एक बात ऐसी है कि नाजरीन तो शायद इससे वाकिफ़ ना हो, कशीदगी बॉर्डर पर किसी मुल्क के साथ भी हो, खैर अफ़गानिस्तान तो हमसे अभी फ़िलहाल कमज़ोर है, इसलिए इनके साथ कशीदगी पे पाकिस्तान में इतनी पैनिक मौजूद नहीं है। लेकिन नाजरीन मैं आपको बता दूं, जब हिंदुस्तान के साथ हमारी कशीदगी हुई थी, और अब मैं एक बड़ी अजीब सी बात करूंगा, असल में जंगी कैफियत जब भी होती है कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, और इस साल डेफिनेटली पाकिस्तान की बाकी जगह रेटिंग ज़रूर बढ़ी होगी, लेकिन ये जो रिस्क होता है ना, रिस्क ऑफ वॉर, और अभी भी एग्जिस्ट करता है। मुझे लोग बता रहे हैं कि हिंदुस्तान काफ़ी रैश बयान दे रहा है, तो फारूक साहब असल में मुतासिर तो हो रहा होता है ना कारोबारी, बराह रास्त बिला वास्ता बिल वास्ता, एक खौफ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक शर की सी कैफियत तो पैदा हो जाती कि नहीं? अली भाई मैं थोड़ा सा यहाँ पे बैक पे जाऊँगा। हाँ, देखें ये कंट्री जो बना है बेसिकली पाकिस्तान, ये मेरिकल है दुनिया में, और इसने देखो इससे अल्लाह ताला ने कोई काम लेना है। मैं तो ये समझता हूँ कि आप देखो कि जब से ये बना है इंडिया ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वहाँ हिंदुइज़्म और उनका वो जो सिस्टम है वो मुसलमानों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है शुरू दिन से लेके। और क्योंकि बड़ा मुल्क है, हमारे सामने वो रोडे अटकाता है, हमारी बिजनेस में तरक्की नहीं करता, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो मेरे ख्याल में मोर देन 60% यही है कि हमने पाकिस्तान को कैसे ख़त्म करना है। जैसे अफ़गानिस्तान में अभी जो हालात चल रहे हैं, ये हमारा मुसलमान कंट्री है, हमारा मुस्लिम ब्रादर है, लेकिन क्योंकि इंडिया का वहाँ इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, वहाँ उनकी एजेंसियाँ ज़्यादा काम कर रही हैं। और अच्छा, अफ़गानियों का भी ये मसला है कि वहाँ अभी तक कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई उनके पास ग्रोइंग, कोई इंडस्ट्रियल कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो उन्होंने भी एक सोच लिया कि हमने एड्स पे ही चलना है, जो जहाँ से पैसे आएंगे वो लेने हैं, खाने हैं और अपना मुल्क चलाना है। ऐसा नहीं है। इंडिया क्योंकि उनको फंडिंग कर रहा है, वो इधर आके थोड़ा सा जो कर रहे हैं, जो आजकल हालात चल रहे हैं, तो देखें जी, कोशिश तो कर रही है हमारी गवर्नमेंट और हमारी एजेंसियां भी। अभी मायदा हुआ है तो अल्लाह करे ये कुछ बेहतर हो जाए। लेट्स होप सो। आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा आपको लेदर सेक्टर की जानिब लेकर आऊँगा जी। अभी सबसे हॉट टॉपिक क्या चल रहा है लेदर सेक्टर के अंदर, ये बताएं आप मुझे, सबसे ज़्यादा जो आप लोग परेशान कर रहा है या जिसकी वजह से आप खुश हैं। अली भाई, लेदर सेक्टर में देखें, मैं सिर्फ लेदर सेक्टर की बात नहीं करूंगा, लेदर हमारे ऑल बिजनेस में हमारे इस वक्त यही हो रहा है कि पॉलिसीज़ जो हैं गवर्नमेंट की वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हम देखें कागज़ों में सुन रहे हैं कि जी मुल्क बड़ी तरक्की कर रहा है, हमारे रिजर्व बढ़ गए हैं, हमारा ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये नीचे अभी नहीं आया। ये सिर्फ अभी बातों की हद तक है। जब तक ये चीज़ नीचे नहीं आएगी, जब तक आम पब्लिक को इसका रिलीफ नहीं मिलेगा, जब तक पब्लिक को, देखें आम पब्लिक को क्या चाहिए कि रोटी सस्ती चाहिए, उसको घर में उसके चीज़ें सस्ती हों। जी जी बिल्कुल। तो गवर्नमेंट को, उनको नहीं पता कि आपका रिजर्व कितना है, पब्लिक को उससे कोई गरज नहीं है कि आपकी रिजर्व भरे हुए हैं या कम है, आपके पास डॉलर कम है या ज़्यादा है। उनको तो ये चाहिए कि भाई हमारा जो रोज़गार है, हमें जो हमारी ज़रूरियात हैं वो सस्ती हुई या नहीं हुई, लेकिन उस पर अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अच्छा, यहाँ पर पिछली दफ़ा हम लोग हाइड्स एंड स्किन्स की बात कर रहे थे, तो मुझे किसी ने बताया कि पाकिस्तान की एक लाइफ स्टॉक पॉलिसी भी है। मुझे इस चीज़ का पता नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर माल मवेशी जो हैं उनके लिए भी एक पॉलिसी मुरतब की गई है। इट वुड बी रियली वंडरफुल फॉर मी कि मैं उसके बारे में जानने की कोशिश करूं। लेकिन इनकी जो इंडस्ट्री है लेदर की, ये हाईली रिलायंट है लाइफ स्टॉक के ऊपर या एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर, यानी जानवरों की हाइड्स एंड स्किन्स, क्योंकि हम लोगों की सबसे अहम, आप समझें कि स्ट्रेंथ ही यही है कि हम इंडिजिनसली ये हाइड्स एंड स्किन्स प्रोड्यूस करते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का इंपोर्ट का हुजूम कितना है इसका, रॉ हाइड्स और स्किन्स का, कम होगा या ना होने के बराबर? नहीं, बहुत, हम लोग रॉ स्किन बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दुनिया से कर रहे हैं। जो मेजर हम बताएं ना, ईरान से कर रहे हैं, यूरोप से कर रहे हैं, सेनेगाल से कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका से कर रहे हैं। यानी हमें पूरी नहीं पड़ रही, हमें हमारा रॉ स्किन इतना है ही नहीं। तो लोग तो बोल रहे हैं हमारी 5वीं बड़ी दुनिया की
नहीं, एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी होती है तो वो आपको देती नहीं है इतनी हाइट एंड स्किन? नहीं, हाइट स्किन हमारे यहाँ इतनी है नहीं एग्जैक्टली जितनी हमें ज़रूरत है रॉ स्किन, और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हमारी एक्सपोर्ट है। अगर हम लोग इंपोर्ट ना करें तो आप ये समझे कि नायाब हो ये चीज़ें। अच्छा देखिए ना, ये चीज़ें आप लोगों से बात करके हमें पता लगती है ना, क्योंकि हमें ओवरऑल तो पिक्चर ड्रॉ ही नहीं की जाती ना। टेक्सटाइल वाले तो अपना मंजन बेच के वो हो गए, लेदर का हमें पता ही नहीं लगता, जबकि पोटेंशियल इसका बहुत है। तो ये आप कह रहे हैं कि हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, और कहाँ का आपने मुख्तलिफ सोर्सेज? मुख्तलिफ सोर्सेज हैं हमारे, अब हम दुनिया से इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, और इंडिजिनसली यानी मुल्क के अंदर जो पैदावार होती है वो कहाँ जाती है? वो भी खप जाती है? ऑब्वियसली खप जाती है। हम लोग देखें, हमारा मैं थोड़ा सा इसका ये बता दूं कि हमारे यहाँ हम गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग कंट्री हैं। जी जी। तो रॉ स्किन, वेट बिलो एक स्टेज होती है, ये हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगाया हो, क्यों कि अगर हम ये एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। गवर्नमेंट से जब हमारी बात हुई थी तो यही हुआ था कि जी इन चीज़ों को, रॉ स्किन और ये जो रॉ फॉर्म में चीज़ें होती हैं, इनकी एक्सपोर्ट बंद करें ताकि हमारे मुल्क में इंडस्ट्री लगे और हमारी आवाम को रोज़गार मिले। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। लेकिन अगेन वही कि ये चीज़ें, हमारी रॉ स्किन और हमारी जो कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है लाइव स्टॉक की, और ताकि हम अपनी ज़रूरियात और जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उतनी यहाँ से पैदावार हो, और इसके लिए आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है। अच्छा, इसके लिए इनका प्रोग्राम क्या है? वही री एक्सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर आप लोग भी शामिल हैं? जी, री एक्सपोर्ट हम करते हैं। हम जो भी स्किन जो एक्सपोर्टर्स हैं वो री एक्सपोर्ट करते हैं, और उस पर गवर्नमेंट ने ड्यूटी ड्रॉबैक, सेल्स टैक्स रिटर्न, ड्यूटी ड्रॉबैक और टैक्स वगैरह बहुत माइनर से हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी है। और ये आप कह रहे हैं कि यू हैव मल्टीपल सोर्सेज, बट यू डोंट गेट फ्रॉम चाइना, और डू यू गेट? नो, आल्सो चाइना, अच्छा, बट मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज। अच्छा जी, क्योंकि चाइना खुद मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। चाइना तो खुद मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, लेकिन चाइना ने तो इसकी लेदर की इंडस्ट्री जो है ना, उसकी उस पर तहस नहस फेर दी। बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि ये जो नए ऑल्टरनेटिव्स लेकर आ रहे हैं, हर साल इनकी नई नई एग्जीबिशंस लग रही, और हमारे जो लेदर के एक्सपोर्टर्स वगैरह ये भी जाकर हैरान होते हैं कि हर साल इनकी इनोवेशन ऐसी है इन मटेरियल्स के अंदर कि ये कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल लेदर के नज़दीक आ जाएं। ये तकरीबन आ गए हैं ये मेरे ख्याल से। आपका चाइना का जो आर्टिफिशियल लेदर है वो ऑलमोस्ट सम टाइम तो हम भी अली नहीं समझ पाते कि ये रियल लेदर है या आर्टिफिशियल है। तो चाइना तो वाकई कमाल कर रहा है, और मैं खुद हैरान हो रहा हूँ कि वहाँ पे इनोवेशन किस लेवल तक पहुँच चुकी है। ऑब्वियसली एक नीश एग्जिस्ट करती है, जैसे माजी के प्रोग्राम में इन्होंने बताया कि क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोग नेचुरल प्रोडक्ट को तरजीह देते हैं, लेकिन जहाँ प्राइस का एलिमेंट आ जाता है, आजकल आपको पता है कॉस्टिंग पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है। अच्छा, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको चाइना के आर्टिफिशियल लेदर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। रीज़न ये कि उसके अंदर बिल्कुल कोई स्मेल नहीं होती, राइट? क्योंकि वो तो एक सिंथेटिक प्रोडक्ट है जहाँ तक मेरे। अच्छा, जो आर्टिफिशियल लेदर है उसमें ही स्मेल है। अच्छा, हमारा लेदर जो हम बनाते हैं ये मुज़र सेहत नहीं है, इसको बड़े केमिकल से और ये वो सब कुछ करके बनाते हैं, बल्कि आजकल तो एक वेजिटेबल टैन लेदर हो रहा है। अच्छा। जो कि केमिकल वेजिटेबल से बनते हैं, ठीक है, वो इंसानी सेहत के लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, तो उससे हम लेदर बना रहे हैं। तो that means you have made it even more safer than before. Exactly. और ऑर्डर भी नहीं है उसकी, आप कह रहे हैं कोई स्मेल ऑर्डर वगैरह नहीं होती? बिल्कुल नहीं, उसमें तो स्मेल आती नहीं। आप लेदर की स्मेल है ही नहीं, सिंथेटिक लेदर की स्मेल है। आप अक्सर किसी शॉप पे जाएं, आप देखेंगे वहाँ अगर नहीं, ये हमारे तो देखें, मैं आपको सच बताऊं, पाकिस्तान में इन लोगों ने लेदर की पहचान बताई। आपने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, जिससे मेरे जैसे बहुत सारे नौजवान गुमराह हो चुके हैं। वो बात ये कि सबसे पहला ये कहते हैं कि नेचुरल लेदर की शनाख्त ये कि आप उसको सूंघे तो जानवर की हीक आएगी। नहीं, दूसरा वो कहते हैं कि साहब माचिस लगाओ, और माचिस लगाओ अगर जल जाए तो इसका मतलब हाँ, ये पहचान बिल्कुल सही है। लेकिन चाइना वालों ने तो कोटिंग इजाद कर ली, मैंने सुना है वो ऐसी कोटिंग करते हैं, आप पूरा दिन लाइटर लगाते हैं, वो कोटिंग नहीं जलेगी। से मुराद पता है क्या? देखिए, जल दोनों चीजें जाती हैं। जलने से मुराद ये है कि जो प्लास्टिक होगी या जो आर्टिफिशियल होगा वो आपको प्लास्टिक की तरह जलेगा, मेल्ट हो जाएगा। और जो लेदर होगा वो राख हो जाएगा। अच्छा, जी, ये पहचान है इसकी। ये है पहचान इसकी सुपरफिशियल। जैसे आप कॉटन का कपड़ा जलाते हैं तो वो बिल्कुल वो हो जाता है। जी। और अगर जिसमें थोड़ा सा पॉलिस्टर है वो जलाते हैं तो वो मेल्ट करता है, रबड़ बनेगा, और जी बिल्कुल ये पहचान, उसकी कंसिस्टेंसी फर्क हो जाती है। एग्जैक्टली। कुछ फैलेसीज क्रिएट हो जाती हैं हमारे यहाँ सोसाइटी में, कल्चर में, फिर हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। खैर, तो एक अवामी बात थी, हमने कर ली,
लेकिन इन्होंने पहली बात की कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ की, जिसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि गवर्नमेंट को अब वक्त आ गया कि इस पर थोड़ी क्लैरिफिकेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। एक बात तो इन्होंने यूनिवर्सल की है, यूनिवर्सल बात यह है कि यानी सब कारोबार हर किस्म के बिजनेसेस पे लागू होती है। अब मैं थोड़ा सा इनको फोकस्ड लेकर आऊँगा, क्योंकि एक तो हमें अच्छा हुआ ये भी पता लग गया, क्योंकि देखें ये बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जिनको क्लियर करना ज़रूरी है। पिछली दफ़ा इनसे प्रोडक्शन रिलेटेड चीज़ें हमने पूछी थी, इस दफ़ा हमने पूछा, इन्होंने हमको बताया कि बेसिकली बहुत सारी स्किन्स और हाइट्स जो हैं ये बेसिकली इंपोर्ट भी होती हैं। इनफैक्ट इनका कहना ये है कि इंडिजिनस प्रोडक्शन इतनी नहीं है कि वो केटर फॉर कर सके पाकिस्तान की एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट को, तो ये फिर वहाँ पर इस तरह से उसको मैनेज करते हैं। लेकिन स्टिल इट इज़ अ चैलेंज। जो वर्ड्स इन्होंने यूज़ किए तो बहुत सारी बातें सख्त है, लेकिन कारोबार कर रहे हैं ना रोज़, तो उन लोगों को पता है कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। तो फारूक अहमद साहब, असल में बात यह है कि अब आप मुझे एक और मुख्तलिफ ज़ाविये पर लेकर आ गए, यानी कि ज़मीनी हक़ाइक़, ग्राउंड रियलिटीज़ जो एक्चुअली बिजनेसमैन को डे टू डे फेस करना पड़ रही हैं। यकीन करें बहुत सारे बिजनेसमैन क्लेम कर रहे हैं कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज़ के अंदर काम करना ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल हो चुका है। इस पर गवर्नमेंट तवज्जो क्यों नहीं दे रही, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल अली भाई, देखें अगर गवर्नमेंट इस पे तवज्जो दे रही है, लेकिन आई डोंट नो क्या वजह है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। उस पर देखिए बातें बहुत हो रही हैं यहाँ पे। हम पिछले 75 साल से यही बातें कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे, लेकिन टाइगर बनाने की तरफ जा कोई नहीं रहा। टाइगर बनाने के लिए देखें, जब तक इंसान मेहनत से और बिल्कुल ऑनेस्ट होके इस कंट्री के लिए नहीं सोचेगा, उस वक्त तक ये चीज़ें सब नामुमकिन है। हमें एक्चुअली देखें वो लीडर नहीं मिले आज तक जो इस मुल्क के लिए सोचते। बातें सब कर रहे हैं, जो भी आए, मैं किसी का एक का नाम नहीं लूँगा, काम सब ने किया। और उसमें देखें सबसे बड़ा रोल मेरी नज़र में एक ये है कि हमें जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी आती है, वो चल नहीं पाती, वो अपना टेन्योर पूरा नहीं करती। लास्ट टाइम जैसे मैंने बात की थी कि देखें आप अगर किसी को इंडस्ट्री देते हैं, कोई मैनेजर लाते हैं, अगर उसकी 1 महीने में कारकर्दगी ख़राब है तो आप ये नहीं कि उसको निकाल बाहर फेंकें, उसको थोड़ा सा टाइम दें, उसको करने की मतलब वो एक लिमिट दें, एक टाइम दें, ताकि वो आपको करके दिखाए। हमारे ये होता है कि गवर्नमेंट अगर पॉलिसी बनाती भी है, ज़ाहिर है ये कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि 1 दिन या 2 दिन में एक चीज़ें यूं किया और हो गया। इसके लिए कुछ टाइम लगता है, और जब टाइम वो आता है तो आपको पता ही है। लेकिन अगेन मैं बात वहीं पे लाऊंगा जो थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था कि है क्या कि आपने एक बड़ी अच्छी अपने इंट्रोडक्शन में बात की कि हम रज़िया फंस गई गुंडों में। बेसिकली हमारे जो सराउंडिंग में कंट्रीज़ हैं, एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, चाइना आपका माशाल्लाह आयरन ब्रदर कहते हैं, वो तो ठीक है, आपको बहुत अच्छी, और मेरा ख्याल है अभी जो आपने वार जीती वो भी, उसमें भी उसका बड़ा हाथ है। तो हमें क्या कि चलने नहीं दिया गया। अगर दुनिया शायद ये समझती है, मेरी ऑब्जर्वेशन है ये, दुनिया ये समझती है कि इन लोगों को, पाकिस्तान में मुसलमानों को उलझा के रखो, किसी ना किसी को रोटी पानी इसके चक्कर में लगाए रखो, ताकि ये ऐसी कौम है। आप देखें अगर पीछे जाएं तो सलाउद्दीन अय्यूबी, मतलब कैसे कैसे वाक़यात हमारे गुजरे हैं, कैसे कैसे हमारे लीडर गुजरे हैं। तो उन लोगों ने जो थिंक टैंक है दूसरों के, उन्होंने ये सोचा है कि इस कौम को उलझा के रखो रोटी पानी के चक्कर में, रोटी कपड़ा और मकान जैसे एक वो स्लोगन है, तो इनको इसी में उलझा के अगर ये सुकून से बैठ गए, इनको तरक्की मिल गई, तो ये पता नहीं क्या से क्या कर बैठे। जब देखें इस हाल में हम अल्हम्दुलिल्लाह सरवाइव कर रहे हैं और इस हाल में हमारा मुल्क चल रहा है, तो अगर ये सुकून हो गया, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हो गई उनकी नज़र में, तो ये क्या कर जाएंगे। ये बड़ा अहम नुक्ता है नाजरीन, इसके ऊपर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि काफ़ी लैक ऑफ रिसोर्सेज के साथ, लैक ऑफ यूटिलिटीज़ के साथ, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम एक जीडीपी दिखा रहे हैं। मतलब कल मैं देख रहा था, मैं चेक कर रहा था, मैं पढ़ाता भी हूँ यूनिवर्सिटियों में, तो मैं देख रहा था कि इसके बावजूद कि कितने सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारी जीडीपी एग्जिस्ट करती है, ऐसे नहीं कि नॉन एग्जिस्टेंट है। हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर में बेहतरी आ रही है, बेहतरी नहीं भी आ रही तो उसमें एक, जिसे आप कह सकते हैं कि एक ठहराव की सी कैफियत है। ठीक है, देयर आर मैनी चैलेंजेस राइट नाउ फॉर पाकिस्तान,
लेकिन अगर ये बिजनेसमैन इतना स्ट्रगल करके ये काम कर रहे हैं, ये ब्लेम तो बहुत लेते हैं हर चीज़ का, लेकिन अगर इन लोगों के साथ ताउन किया जाए, स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन की जाए। देखें, डू नॉट एक्सपेक्ट देम टू बी विजनरीज एंड थिंकर्स, ये कारोबारी लोग हैं। कारोबारी शख्स अपने कारोबार को सही से चलाए ना, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हर बंदा कहता है कि जी मुझे वज़ीर आज़म बना दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये ताजिर सनतकार तो शरीफ लोग हैं भाई, आपके रास्ते में तो आ ही नहीं रहे। ये इनमें से तो कोई भी नहीं कह रहा मुझे वज़ीर आज़म बना दो। ये तो सब कह रहे हैं कि यार हमारी फैक्ट्री चलने दो, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करो। इनके साथ आप लोग बैठें, इनकी बहुत सारी एसोसिएशंस होती हैं, बहुत सारी इनके फोरम्स होते हैं, बहुत सारे इनके चेंबर्स हैं, बहुत सारी इनके इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। आप इनको यकीन करें फ्री हैंड दें, ये आपको काम करके खुद दिखाएंगे, खुद आपको सजेशंस देंगे, वैल्यूबल चीज़ें बताएंगे। इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, बिजली दे दो, पानी दे दो, गैस दे दो। अब उसके बगैर भी अगर प्रोड्यूस करके बता रहे हैं तो भी मैं मान गया आपको, क्योंकि कोई कह के गाय चारा भी नहीं खा रही, पानी भी नहीं पी रही, फिर भी उससे 10 किलो दूध निकाल रहे हैं आप, तो भाई कमाल तो आप लोग कर रहे हैं। ये बात माननी पड़ेगी फारूक साहब। बिल्कुल सही बात है अली भाई के। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, यू विल बी शॉक्ड के हमारी लेदर इंडस्ट्री यहाँ पे तकरीबन 200 फैक्ट्रीज हैं जो एक सेक्टर में, एक बाउंड्री वाल में है लेदर इंडस्ट्री। आप यकीन करें कि वहाँ पानी गवर्नमेंट का एक कतरा पानी, मतलब गवर्नमेंट की लाइन ही नहीं है पानी की, और लेदर बगैर पानी के बन नहीं सकता। हाँ, कैसे कर रहे हैं आप ये देखें कि गवर्नमेंट की आप फैसिलिटीज देखें कि एक गवर्नमेंट की लाइन ही वहाँ पे नहीं है। और ये 77 में जब वो नदी में पानी आया था, फ्लड आया था, उस वक्त से लाइनें टूटी हैं और आज तक वहाँ पे पानी नहीं आ सका। बल्कि पानी तो पूरी कराची में ही नहीं मिल रहा आपको। जी, अभी भी बहुत मुश्किल, पानी तो पूरी कराची में नहीं है। तो उसके बावजूद लेदर इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है, डिगिंग कर रही है, पानी खरीद रही है, टैंकरों से खरीद रही है, ये करके अपना बिजनेस चला रहे हैं। जबकि ये चीज़ें गवर्नमेंट की हैं। देखें, हम लोग ट्रैवल करते हैं तो वो कहते हैं जी आपका मुल्क ये, तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई देखो आपको प्रॉब्लम्स क्या हैं। आप तो एक सिंपल ये है कि इंडस्ट्री चलानी है जी। हमें देखो हमें क्या प्रॉब्लम्स है। हम फैक्ट्री जाते हैं, लाइट नहीं है, जनरेटर चला रहे होते हैं, सोलर लगा रहे होते हैं, पानी हमारे पास नहीं है, बिजली हमारे पास नहीं है, उसके बावजूद हम सर्वाइव कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्टर्स को फिर भी हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि भाई हमें फ्री हैंड दें, हमें टैक्स में ये फैसिलिटेट करें, हमें चीज़ें इस तरह आसान करें हमारे लिए। हम देखें इस मुल्क को इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ले जाएंगे ऊपर। लेकिन गवर्नमेंट का मसला ये है, हमारे यहाँ अली भाई मसला ये भी है कि चीज़ें सिस्टम में नहीं आ रही, टैक्स नेटवर्क में नहीं आ रही। जो चंद लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो आ चुके हैं, बस गवर्नमेंट हमेशा उन्हीं पे ही बोझ डालती रहती है। होना हालांकि ये चाहिए कि जो भी देखें, छोटे से छोटा कारोबारी है या बड़े से बड़ा है, वो नेटवर्क में आना चाहिए। उसको गवर्नमेंट की एक पॉलिसी बननी चाहिए कि भाई हमने, आप उस वक्त तक कोई काम नहीं कर सकते जब तक आप गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड नहीं होंगे। देखें ना, जैसे शनाख्ती कार्ड, आपका शनाख्ती कार्ड बनता है तो आप मुल्क के शहरी बनते हो। इसी तरह कारोबार के लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए कि भाई किसी ने दुकान खोलनी है, किसी ने कोई काम करना है, छोटा हो या बड़ा हो, जी रजिस्ट्रेशन उसके लिए मस्ट करनी चाहिए गवर्नमेंट को। और यही चीज़ें होती हैं रेवेन्यू इकट्ठा करने की बजाय के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पे आप बोझ डालते जाएं, उन पे टैक्स लगाते जाएं। जो भी टैक्स दे रहे हैं तो वो दे रहे हैं, FBR तंग कर रही है तो उनको कर रही है, चोर बन रहे हैं तो वो बन रहे हैं। तो भाई एक बंदे को कब तक आप निचोड़ते रहेंगे? जी आप पूरा सिस्टम बनाएं इसका। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के लॉ बनाए कि जिसने भी कारोबार स्टार्ट करना है, इवन वो छोटे पैमाने पे हो या बड़े, उसकी रजिस्ट्रेशन मस्ट करे। बिल्कुल सही। दुकान हो या फ्रूट का एक बाहर कोई छोटी दुकान हो, कारखाना हो या कोई घर में बैठ के कोई और वो बना रहा हो, उसके लिए रजिस्ट्रेशन मस्ट होनी चाहिए। और निज़ाम भी थोड़ा आसान बनाए। निज़ाम आसान बनाए। बाहर के ममालिक के अंदर आप बस वो अपना कार्ड दिखाएं। और अच्छा, उन्होंने सिस्टम बाहर के ममालिक ने ये रखा हुआ है कि अगर आप छोटे या दरमियाने दर्जे के ताजिर या कारोबारी हैं तो वो आपको कोई बिल्कुल हेडेक नहीं देते, बिल्कुल आसान कर देते हैं सिस्टम, और तंग भी नहीं करते। सिर्फ बहुत बड़े जो बिजनेसेस होते हैं ना, उन पे वो नज़र रखते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो अपनी रिसोर्सेज को वहाँ पर इंगेज कर सकें। इसी तरह मैं पाकिस्तान में भी तजवीज़ यही करूँगा कि FBR की एफ़र्ट्स जो हैं वो डायरेक्टेड होनी चाहिए बहुत लार्ज टैक्स पेयर यूनिट के ऊपर।
वो उनको जनरेट करे। फिर दूसरा, इनका इनकम और रेवेन्यू ज़्यादातर आ रहा है कस्टम से, उस पर फोकस करें। ये चीज़ें छोड़ दें, छोटे छोटे टाइम बड़ा ज़ाया होता है हमें। मैं अब कहना नहीं चाह रहा, इनके सेक्टर से मंसूब एक साहब थे, वो हर वक्त परेशान रहते थे, लेदर के एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अब हयात नहीं है, लेकिन ये कि वो हर वक्त परेशान रहते थे कि मेरी फैक्ट्री से कोई चीज़ उठा के तो नहीं ले गया। तो वो पूरा दिन उनका इसी में सर्फ हो जाता था और उनका फोकस आपके कारोबार से हट जाता था। लेकिन फिर उनके जब बेटे कारोबार में आए तो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन लाई, उन्होंने फोकस किया प्रोडक्टिविटी पे, प्रोडक्शन पे। आज तक वो लोग सस्टेन कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल मुल्क के अंदर लेदर का बिजनेस चला रहे हैं। तो एम ये फोकस ऑन द बिगर थिंग्स, ऑन द लार्जर थिंग्स, डोंट फोकस ऑन दी स्मॉल थिंग्स। इससे बड़ा टाइम वेस्ट होता है। इन इंडस्ट्रीज बिजनेसमैन का भी बड़ा टाइम ज़ाया होता है। एक छोटा सा आप भेज देते हैं इनको फर्रा, वो फिर बेचारे पूरा दिन परेशान रहते हैं कि अब इसका जवाब किसको दें। जिसको जवाब देने के लिए जाते हैं वो जवाब सुनने के लिए कभी तैयार नहीं होता, और अगर उसको सुनाई दे जाए तो वो कहता है कि जो सुनने के इतने होंगे और ना सुनने के इतने होंगे। तो ये फिर बड़े परेशान रहते हैं उसमें। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे यहाँ फ्रेंडली माहौल नहीं है, फ्रेंडली बिजनेस नहीं है। गवर्नमेंट के इदारे बनाए गए हैं बेसिकली हमें डराने के लिए, हम पे प्रेशर डालने के लिए। देखिए दुनिया में इस तरह नहीं होता। जिसने भी तरक्की की है, जिस कंट्री ने भी तरक्की की है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाया। बिजनेसमैन हो, आम पब्लिक हो या कोई भी हो, उनके लिए जब देखें इदारे किसके लिए बनते हैं, अवाम की सहूलत के लिए बनते हैं, बिजनेसमैन की सहूलत के लिए बनते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो इदारे हैं वो बिजनेसमैन दोस्तियां लगा रहा है लाइनमैन के साथ, बिजनेसमैन मीटर रीडर के साथ दोस्ती लगा रहा है। बिजनेसमैन इन लोगों के साथ दोस्ती थोड़ी लगाएगा। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, बिजनेसमैन तंग है। बिजनेसमैन, आपको मैं सही बताऊं, बिजनेसमैन मुझे कहते हैं कि हमें वजीरों मुशीरों से दोस्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं, हमें तो दोस्ती करने का फ़ायदा है लाइनमैन से और मीटर रीडर से। इन लोगों से दोस्ती करने का फ़ायदा। मैं खुद हैरान होता हूँ, ये कैसी, देखें ऐसी इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट होनी चाहिए एक मुल्क के अंदर। एग्जैक्टली। लेकिन अली भाई मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये नौबत क्यों आती है कि वो किसी से दोस्ती। मैं जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि देखिए बाहर जाते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है बिजली को, उनको क्या पता कि बिजली कहाँ से आ रही है, उनको तो ये पता है कि बिजली मिल रही है। उनको क्या पता कि गैस कहाँ से आ रही है, और उनको पता गैस मिल रही है। निजाम का हिस्सा है, सिस्टम का हिस्सा है। हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। जब तक सिस्टम नहीं बनेगा, गवर्नमेंट और पॉलिसी मैं कहता हूँ स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, उसमें लूज पोल नहीं होना चाहिए कि किसी ने अंडर द टेबल दे दिया और किसी ने यूं कर दिया तो वो बच गया, और जो राइट टू द पाथ चलना चाह रहा है उसको फंसा दिया आपने। अब बिल्डर हैं कराची के, वो सारे उठ के जा रहे हैं दुबई। आपके ख्याल से वो सस्ता है? सस्ता तो नहीं है, फिर वो वहां क्यों जा रहे हैं? निजाम की वजह से। सिस्टम इज वेरी इजी। बिल्कुल सिस्टम। वो कहते हैं सर हम दफ्तर जाते हैं, उनके सामने सारी चीज़ें कंप्यूटराइज होती हैं, टेलीफोन के ऊपर हर चीज़ आ जाती है, ना किसी से पब्लिकली, ना कोई पब्लिक इंटरेक्शन वाला वो बात ही नहीं है ना, सारा कुछ निज़ाम से चल रहा है, सिस्टम से चल रहा है। कोई हिकअप है तो हाँ वहाँ पर वो बुलाएंगे, वरना चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी हर चीज़। मैं खुद हैरान होता हूँ, यूरोपियाई ममालिक के अंदर भी जैसे ये बता रहे हैं, इनके जो परचेजर्स होते हैं या बायर्स होते हैं बहुत सारे, ये जर्मन्स होते हैं, फ्रेंच होते हैं, स्विस होते हैं, नॉर्थ अमेरिका में चले जाएँ तो अमेरिकन होते हैं। उनके यहाँ सिस्टम्स इतने मतलब उनके यहाँ तो सिस्टम इतना ज़्यादा एडवांस्ड है, वो तो कहते हैं भाई आओ कारोबार करो हमारे मुल्क के अंदर। वो सस्ते नहीं है वो मुल्क कहीं से भी, लेकिन लोग जाके बिजनेस कर रहे हैं सर, कर रहे हैं सर। इस तक के पाकिस्तानी बिजनेसमैन बांग्लादेश जा रहे हैं। अगेन मैं यही बताऊं कि पाकिस्तान में इतनी ग्रूमिंग है, इतना बिजनेस है कि आप अगर हमारे लीडर विजनरी हो जाएं। आप देखें दुबई में क्या है, अली भाई अभी आपने दुबई का नाम लिया, दुबई में क्या चीज़ है मुझे ये बताएं। लेकिन आज देखें दुबई बना हुआ है, क्यों? कि उन्होंने सिस्टम दिया, उन्होंने लोगों को बताया कि भाई आप यहाँ आके करें, आपको हमारा कोई बंदा तंग करता है उसके जिम्मेदार हम हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं हमने दुबई को तब देखा जब कुछ नहीं था, कोई कहता है हमने दुबई को अभी जाके देखा। मुझे इत्तेफाक हुआ और इनको भी हुआ होगा कि जब दुबई बन रहा था ना, मैंने जाके तब देखा। मैंने इनको देखा काम कैसे कर रहे हैं, यकीन करो। 1 महीने पहले शेख ज़ायद रोड की सिचुएशन और है, 1 महीने बाद जा रहे हैं शेख ज़ायद की सिचुएशन और है। बर और डेरा का नक्शा बदलते हुए ना मैंने अपने सामने देखा है ना, ऐसे कि अभी ये जगह जो थी डेरा सिटी सेंटर, इसके इर्द गिर्द वीराना था, और आज जब जाता हूँ तो लोग कहते हैं ये पुराना शहर है। तो इसके माने क्या है? मैं सोचता रहा, मैंने कहा व्हाट इज़ गोइंग ऑन। यकीन करें मुझे आज भी याद है, मैं डेरा सिटी सेंटर के बाहर खड़ा हुआ था, मैंने कहा यार यहाँ पर तरक्की नहीं हुई, क्या बात है। अभी किसी ने मुझे कहा जी अभी ये इलाका बन रहा है, और आज मैं गया तो किसी ने मुझे कहा
कि यार ये तो पुराना शहर है। सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल, आप नहीं जाते, आप लोग जाते हैं दुबई मॉल, आप लोग बोलते हैं होटल बुक करवाना, वो बुर्ज खलीफा के पास, तो भाई 4 साल में दुबई मॉल पुराना हो जाता है और बुर्ज खलीफा कुछ नया और आ जाता है। कुछ बुर्ज और खलीफा पुराना हो जाता है, आपको कुछ और आ न्यू जाएगा, मार्केट हो जाती है। अब वो सुना है कि एक और बड़ा एयरपोर्ट बना लिया। एग्जैक्टली। तो दुबई इज लाइक दिस। इसी तो हम नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं, वही तो बात वो है। रेगिस्तान है वहां, ना पानी ना कुछ भी नहीं है वहां पर, वो रेगिस्तान है। फिर वही बात अली भाई, मैं चाहूंगा कि इसको हमारी जो अवाम है और जो हमारे पॉलिटिशियन और जो लीडर्स हैं वो किसी को काम देखें। So it's all related to how things are brought about into plan. Actually ये एक विजन जो होता है उसको जब आप हकीकत में बदलने की कोशिश करते हैं तो ये चीज़ें सामने आती हैं। ऐसी बात नहीं कि पाकिस्तान बैकवर्ड्स था। मैं आपको क्लियरली ये बात बता सकता हूँ कि अगर आप 1980s में चले जाएं तो पाकिस्तान का कंपैरिजन बाकी रीजन के कंट्रीज़ के साथ किया जा सकता था। मैं आपको ये बात बड़ी क्लियरली इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि यही कोरंगी था, काफ़ी बैकवर्ड था नो डाउट, लेकिन इसी के कंपैरेबल रीजन के अंदर सारे इंडस्ट्रियल एरियाज थे। ऐसी बात नहीं है, कोरंगी एक विजन के साथ क्रिएट किया गया था और कोरंगी के अंदर काफ़ी इंडस्ट्रीज़ लगी। जैसे इन्होंने बताया कि इन लोगों का इंडस्ट्रियल एरिया भी बेसिकली जो स्पेसिफिकली लेदर के लिए था, इट्स फेयरली ओल्ड, इट वाज पार्ट ऑफ द प्लान। सो भुट्टो साहब हैड ए प्लान इन माइंड, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि हम कीप अप नहीं कर सके, वी वर नॉट एबल टू कीप इन पेस विद रीजनल कंट्रीज। मैं इस हद तक बात करता हूँ, पता नहीं फारूक साहब मानते नहीं मानते, मैं इस हद तक बात करता हूँ कि चीन से पाकिस्तान आगे था 80s में, चाइना से आगे था। 100% करेक्ट। सही भाई हम दुनिया के रीजन में एक उभरती हुई कंट्री थे, लेकिन हुआ क्या कि हम उसको फॉलो अप नहीं कर सके, हम उसके अपग्रेड नहीं कर सके। हमने बना तो लिया, विजनरी थे और वो चल भी बहुत अच्छा रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे जो भी लीडर आए, आज कराची का हाल देखिए क्या है। और अगर आजकल तो कहना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट खामखाई नाराज हो जाती है, आप लाहौर का और कराची का मतलब सुबह सिंध का कंपैरिजन करें, आपको मतलब नहीं हो सकता है, दोनों इत्तेहादी हैं, हम कंपैरिजन खुल के कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो आप ये देखें कि एक ने काम किया, वो भी तो इसी मुल्क में रह रहे हैं और ये भी इसी मुल्क में, तो यहाँ क्यों नहीं बात करें? तो कहते हैं जी हमने ये ब्रिज बना दी है, जितना कराची में काम हो रहा है। अगर आप रिलेटिवली देखें तो लाहौर का काफ़ी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लीनर है। बिल्कुल। इस्लामाबाद तो खैर मैं कहूँगा पाकिस्तान से कोई 5-10 मिनट की मुसाफत पर है, पाकिस्तान से 5-10 मिनट दूर ही पड़ता है थोड़ा सा। इस्लामाबाद भी काफ़ी साफ सुथरा है, लेकिन इस्लामाबाद भी खराब कर दिया अली भाई। अगर आप जब इस्लामाबाद बना था उस वक्त देखें और आज का इस्लामाबाद देखें तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। मैं आपको जीटी रोड पर ले जाऊँ ना तो आप हैरान हो जाएंगे, क्या हो क्या रहा है जीटी रोड पर। यकीन करें, अटकल, पिच्चू और शुतर बेमहार कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये जो आप कराची में कह रहे हैं ना इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये आपकी सोच और फिक्र से वहां पता नहीं लीगल ही हो रही होगी, आई डोंट नो, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं तो ये अभी पकड़ा, किसी को रोका, मैं नाम नहीं ले रहा लोगों का, लोगों ने यार मरी के पहाड़ियों तक पहुंच गए थे लोग बनाते बनाते। मैं आपको बता रहा हूं हमारे यहाँ देखें नो कंट्रोल। बात वही आ गई कि हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है भाई। जब कोई चीज बन रही होती है उस वक्त गवर्नमेंट को क्यों नहीं नजर आती? जब बन जाती है कोई गरीब आदमी पैसे लगा लेता है। नेस्ले टावर की मिसाल आपके सामने है कि भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, आपको उस वक्त नजर नहीं आई। और अगले दिन ही मैं बात कर रहा था, पता नहीं फारूक साहब रेलेवेंट हो के नहीं हो, हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैं पर्सनल इंटरेस्ट लेता हूँ बहुत ज़्यादा इस बारे में। एक हमारा सरगोधा डिस्ट्रिक्ट है, चिनोट और झंग, ये तीनों 7 ट्राइंगल डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पर बड़ी आबादी से 80 लाख से ज़्यादा लोग थे सेंसस के मुताबिक, मेरे नज़दीक अब करोड़ से ऊपर हो गए होंगे। यहाँ पर पोटेंशियल बहुत है डेवलपमेंट का और यहाँ पर इंडस्ट्री भी बहुत लग सकती है। हमारे दिल्ली वाले भी यहीं से आए हैं, ये दिल्ली पंजाबी सौदागरान भेरा एक जगह है हमारे सरगोधा के बॉर्डर पे लगती है, ये बिल्कुल वहाँ से बिलोंग करते हैं, और चिनोट से चिनोटी बिलोंग करते हैं, जो 2 हमारी बहुत बड़ी बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं। बाकी ये है कि यहाँ पर सिकंदर भी आया था, बहुत सारे लोग आए थे, तो हमारे बहुत सारे, क्योंकि अब तक के हमारे नाजरीन जो हैं वो पूरे मुल्क के अंदर हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, वो अमूमन ये कहते हैं कि साहब आप सिर्फ कराची की बात करते हैं, या आज हमने लाहौर की भी कर दी या इस्लामाबाद की कर दी, कभी मेरा दिल चाहता है तो मैं हैदराबाद की कर देता हूँ। हमारे सियालकोट वाले तो बहुत होशियार हैं, यकीन करें, उनके लिए बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो इतने तेज़ हैं, वो अपना काम निकाल लेते हैं। लेकिन ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, इनके ऊपर मेरी गुजारिश होगी कि फ़ोकस करें। कोशिश हम ये करते हैं हमेशा सरगोधा वाले कि जो है वो जो भी वज़ीर आला बनना होता है पंजाब का, हम उसको सीट जिताते हैं सरगोधा से ही,
ताकि वो फिर जाए हमारे लिए काम करे। लेकिन कुछ कमज़ोरियाँ हमारे लोगों की भी हैं, तो चिनोट बरादरी को भी चाहिए कि चिनोट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भी फोकस करें। कराची शहर, लाहौर शहर बहुत अच्छा है, लेकिन चिनोट के जो डिस्ट्रिक्ट है उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी जब हालिया धरने हुए और मसले मसाइल हुए, परेशानियाँ हुए और बारिशें भी हुई, तो मुझे कुछ अजीज़ों ने बताया कि रब्ता नहीं कर सके, चिनोट शहर तक के रास्ते के दरमियान दुश्वारियाँ और रुकावटें आ गई थी। तो ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है। ये अकेला मैं टीवी एंकर हूँ जो ये बातें करेगा? मेरे प्यारे सूबे पंजाब के और भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको तवज्जो की ज़रूरत है। सिंध के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको तवज्जो की ज़रूरत है। पख्तूनख्वा के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, उन पर फोकस करें। आपका शुक्रिया अदा करूँगा फारूक साहब, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। इसी आपके आने के तवज्जो से ही मुझे भी आज मौका मिला कि मैं ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात कर सकूं। अब लोगों की शिकायत नहीं होगी कि साहब आप पंजाब के दीगर डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात नहीं करते। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, मैं टीम को जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।